आज के वीडियो में हम बात करेंगे निदर्शन की प्रकृति या विशेषताएं। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हमने बतलाया था कि निदर्शन क्या है, उसके अवधारणा की चर्चा हमने इससे पहले के वीडियो में की थी। जैसे कि सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में जो है निदर्शन विधि काफ़ी महत्वपूर्ण, उपयोगी, प्रचलित एवं विश्वसनीय मानी जाती है। इसका उपयोग केवल वैज्ञानिक अनुसंधान में ही नहीं बल्कि रोज के जीवन में भी होता है, लेकिन एक व्यवस्थित विधि के रूप में सर्वप्रथम A.L. बाउले ने 1906 में इसका प्रयोग किया है तथा इसके बाद से जो है निदर्शन विधि का प्रचलन काफ़ी अत्यधिक बढ़ने लगा। तो अब हम जानते हैं कि निदर्शन विधि की प्रकृति या विशेषताएं कौन कौन सी है। निदर्शन जो है समग्र से इकाइयों के चुनाव की एक विशेष महत्वपूर्ण विधि या प्रक्रिया है। समग्र में से जिन इकाइयों का चयन निदर्श के रूप में किया जाता है उनके सामान्य लक्षण वही होते हैं जो उस समग्र के होते हैं। इसी दृष्टिकोण से जो है निदर्श को प्रतिनिधि माना जाता है। इस आधार पर निदर्शन की प्रकृति या विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है एक विधि या प्रक्रिया। निदर्शन जो है एक विधि या प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अनुसंधान विषय के समग्र या जनसंख्या में से योजना अनुसार कुछ इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है जिन्हें निदर्श के नाम से जाना जाता है। इस क्रम में जो है निदर्शन एक ऐसी विधि है जिसमें पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार समग्र में से एक निश्चित इकाइयों का जो है चुनाव करना होता है। इस रूप में जो है निदर्शन एक विधि या प्रक्रिया मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है निदर्श का चुनाव। निदर्शन विधि का उपयोग निदर्श के चुनाव के लिए किया जाता है। जब समग्र बड़ा होता है तो उसके सभी इकाइयों का अध्ययन करना काफ़ी कठिन होता है, अतः इस कठिनाई से बचने के लिए समग्र से कुछ इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है जिसे निदर्श कहा जाता है। इस निदर्श या कुछ इकाइयों के अध्ययन के निष्कर्ष जो है समग्र पर लागू होते हैं। इस प्रकार निदर्शन समग्र से निदर्श के चुनाव की विधि मानी जाती है। तीसरा पॉइंट है प्रतिनिधि चुनाव। निदर्शन विधि की विशेष मान्यता यह है कि समग्र से प्रतिनिधि महत्वपूर्ण इकाइयों के चयन की संभावना है। इसके अंतर्गत यह स्वीकार किया जाता है कि संपूर्ण में से कुछ इकाइयों को इस प्रकार चुना जा सकता है कि वे संपूर्ण का प्रतिनिधित्व कर सके। इसके लिए जो है कुछ नियमों का पालन आवश्यक होता है, जैसे कि निदर्श की संख्या समग्र या संपूर्ण की विशालता के अनुसार एक निश्चित अनुपात में हो तथा समग्र को कुछ खास आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटकर प्रत्येक वर्ग से कुछ इकाइयों का चुनाव, इस आधार पर प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। नंबर 4 है लगभग परिशुद्धता। इसमें निदर्श का चुनाव कितनी भी सावधानी से क्यों न किया जाए समग्र का 100% प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। अनुसंधान में यथासंभव प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्श प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में लगभग परिशुद्धता से ही संतुष्ट रहना पड़ता है, परंतु इस क्रम में संगणना तथा निदर्शन विधियों द्वारा निकाले गए परिणामों में अंतर होना संभव होता है। नंबर 5 है प्रचलित विधि। निदर्शन विधि का प्रयोग काफ़ी लोकप्रिय होता है, चाहे वो रोज के जीवन में हो, वैज्ञानिक अनुसंधान हो, सामाजिक या भौतिक, ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। जैसे कि एक चिकित्सक जो है शरीर में से कुछ अंश खून के निदर्श के जांच के आधार पर पूरे शरीर के खून का जांच कर लेते हैं। फिर समाजशास्त्री कुछ शिक्षकों के अध्ययन के आधार पर संपूर्ण शिक्षकों से जोड़ते हैं। इसी तरह से आम जीवन में भी इसका उपयोग होता रहता है। जैसे कि बाजार से गेहूँ या चावल या दाल खरीदते समय उनकी ढेरी से एक मुट्ठी दाने निकालकर उनकी जांच कर लेते हैं और उसका मूल्यांकन संपूर्ण गेहूँ या चावल या दाल के लिए होता है। नंबर 6 है उद्देश्य। निदर्शन विधि की एक खास विशेषता उद्देश्य का होना है। इसका मुख्य उद्देश्य समग्र के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त करना होता है। इस विशेषता की ओर रोजेंडर ने इशारा करते हुए लिखा है कि निदर्श को यदि सावधानी से प्राप्त किया जाए तो इसके परिणाम अत्यधिक यथार्थ होते हैं। नंबर 7 है विविध रूप।
सामाजिक अनुसंधान में जो विभिन्न प्रकार के निदर्शन विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसे जो है मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावना मूलक निदर्शन और दूसरा है संभावना रहित निदर्शन। संभावना मूलक निदर्शन के रूप इस प्रकार है। पहला है सरल दैव निदर्शन, दूसरा स्तरित निदर्शन, तीसरा क्रमबद्ध निदर्शन, चौथा गुच्छ निदर्शन, पांचवा बहुस्तरीय निदर्शन एवं छठा है बहुपक्षीय निदर्शन और सातवां है क्षेत्र निदर्शन। संभावना रहित निदर्शन के रूप है पहला कोटा निदर्शन, दूसरा उद्देश्य मूलक निदर्शन, तीसरा आकस्मिक निदर्शन, चौथा सुविधाजनक निदर्शन, पांचवा स्वयं चनित निदर्शन और स्नोबॉल निदर्शन। इस क्रम में कहा जा सकता है कि निदर्शन एक विधि है जिसके अंतर्गत प्रतिनिधि निदर्श का चुनाव करना होता है। निदर्श समग्र का प्रतिनिधित्व तभी होगा जब इसमें समग्र की सभी मूल विशेषताएं होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक था निदर्शन की प्रकृति या विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हमने सात यानी कि 7 पॉइंटों की चर्चा की और बतलाया कि इनकी प्रकृति या विशेषता को किन किन रूपों में उपयोग किया जाता है और किस तरीके से सामाजिक अनुसंधान में काफ़ी विशेष महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है।